स्वागत है दोस्तों। आरंभिक हिंदी कविता से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी हैं। पहला, राम नरेश त्रिपाठी ने ग्राम्य गीतों का संकलन किस नाम से किया? उन्होंने जो ग्राम गीतों का संकलन किया, उन्हें इकट्ठा किया, उनका संपादन किस नाम से किया? कविता कौमुदी नाम से। राम नरेश त्रिपाठी ने मदन मोहन मालवीय जी की संस्मरणात्मक जीवनी भी लिखी है। किसकी जीवनी लिखी है? मदन मोहन मालवीय जी की संस्मरणात्मक जीवनी। किस नाम से? 30 दिन मालवीय जी के साथ, 1942 ईस्वी में। छायावादी कविताओं से पूर्व राम नरेश त्रिपाठी जी ने 3 खंड काव्य भी लिखे हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी ने प्रबंध काव्य नहीं, खंड काव्य लिखे हैं। कौन कौन से? मिलन, पथिक और स्वप्न। ये 3 खंड काव्य थे राम नरेश त्रिपाठी जी के। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना भारत भारती में राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय भावना और साकेत में भक्ति भावना का प्राधान्य है। मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी भारत भारती नामक रचना में पूरी तरह से राष्ट्रीयतावादी चेतनाओं को आश्रय दिया है, उन्हें उत्कर्ष दिया है, आगे बढ़ाया। और वहीं साकेत में भक्ति भावना दिखाई पड़ती है। तो आप इन्हें ध्यान रखेंगे कि एक ऐसा कवि जिसमें राष्ट्रीय चेतना और भक्ति भावना दोनों का प्राधान्य है। अब देखिए साकेत में भी क्या लिखते हैं, ये पंक्ति परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो सकती है। वे कहते हैं कि राम, तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? और दूसरी तरफ भारत भारती में वे लिखते हैं, राष्ट्रीय चेतना जो है वो प्रश्न पूछती है कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यानी हम कौन थे, हमारा इतिहास कैसा था, हमारा प्राचीन गौरव कैसा था, हमारी संस्कृति कैसी थी और आज हम क्या हो गए हैं, पराधीन हो गए हैं, और क्या होंगे अभी, आओ विचारें। विचार करने की बात है, मिलकर ये समस्याएं सभी। मैथिली शरण गुप्त जी ने ये भारत भारती में लिखा है। तो ध्यान रखिएगा, ऊपर की पंक्ति साकेत से है और ये भारत भारती से है। ये परीक्षाओं की दृष्टि से आपके काम आ सकती है। किस कवि ने कभी भी सरस्वती पत्रिका में अपनी रचनाएं नहीं भेजी? एक ऐसा कवि जो तमाम आग्रहों के बाद बार बार कहे जाने के बावजूद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते रहे, आग्रह करते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में नहीं भेजी। वो थे श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक का नाम आरंभिक हिंदी कविता, जो आधुनिक खड़ी बोली की कविता थी, उस दौर में पहले स्वच्छंदतावादी कवि के रूप में श्रीधर पाठक जी का नाम आता है। अब उसकी समस्या ये थी कि श्रीधर पाठक जी स्वच्छंदतावादी धारा के केंद्रीय रचनाकार थे और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी अनुशासन की धारा के केंद्रीय चरित्र थे। तो एक तरफ एक कवि ऐसा था जो स्वच्छंदतावादी विचार और उसकी धाराएं थी, उसका लेखन पूरा स्वच्छंदतावाद पर था, और दूसरी तरफ द्विवेदी जी ऐसे स्वच्छंदताओं को अनुशासन में बांधते थे। अनुशासन, भाषा का अनुशासन, विचारों का अनुशासन, पूरी तरह से एक जो वो सरस्वती पत्रिका का संपादन कर रहे थे, तो वो भाषा में अनुशासन ही, व्यवस्था ही पैदा कर रहे थे। तो एक तरह से ये विषमता दिखाई पड़ती है, जिसकी वजह से ऐसी संभावना की गई है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के द्वारा कि उन्होंने अपनी रचनाएं नहीं भेजी है। ये इसके प्रमाण भी मिलते हैं। ब्रजभाषा के किस कवि में भक्ति और रीति के संस्कार दिखाई पड़ते हैं? ऊपर हमने देखा कि मैथिली शरण गुप्त जी में राष्ट्रीय चेतना और भक्ति का संस्कार था, और एक और पॉइंट है कि ब्रजभाषा का ऐसा कौन कवि था आधुनिक हिंदी कविता में जिसमें भक्ति और रीति के संस्कार दिखाई पड़ते हैं? वो थे जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर एक तरह से आधुनिक हिंदी कविता में अंतिम ऐसे कवि थे जो ब्रजभाषा को उत्कर्ष तक उसकी कह सकते हैं कि उस ब्रजभाषा में रचनाएं की। उद्धव शतक उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। तो उनमें भक्ति काल की ब्रजभाषा की जो कविता की धारा थी और रीति काल की जो कविता की धारा थी, दोनों का संयोग जगन्नाथ दास रत्नाकर में दिखाई पड़ता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे है, द्विवेदी युगीन कविता धारा में राष्ट्रीय चेतना के वाहक रचनाकार कौन कौन थे? तो नाम याद रखिएगा, ज़रूरी भी होता है कि द्विवेदी युग में
आरंभिक हिंदी कविता के दौर में खड़ी गोली के राष्ट्रीय चेतना के वाहक कौन कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी जी थे, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी थे, सुभद्रा कुमारी चौहान जी थी और रामधारी सिंह दिनकर। आगे चल के रामधारी सिंह दिनकर बड़े नाम हुए राष्ट्रीय चेतना के कवियों में। तो ये नाम बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का भी ध्यान रखिएगा, बाकी सबको आप लगभग जानते ही हैं। द्विवेदी युगीन हिंदी गद्य लेखन में अधिकतर पत्रकारिता और निबंध कला से संबंधित रचनाएं लिखी गई। उपन्यास भी इसके पहले लिखे जा रहे थे, भारतेंदु युग से भी और इधर भी, लेकिन जो प्रमुखता थी पत्र पत्रिकाओं के संपादन में ये पूरा का पूरा दौर लगा रहा। और सबसे ज़्यादा जो जिस विधा में रचनाएं लिखी गई वो निबंध। इसीलिए ये कहा गया रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कि हिंदी गद्य का उद्भव निबंधों में विशिष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। तो ये चीज़ें, सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने चाहिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो अब तक हम पढ़ते आते हैं, उसके अलावा हमें थोड़ी सी गंभीरता के साथ इन विषयों को देखना ज़रूरी है। जो भी हिंदी साहित्य के इतिहास के पॉइंट्स आपके लगे हुए हैं, एक अध्येता के तौर पे भी आपकी एक समझ भी होनी चाहिए सारी कविता धाराओं के बारे में, सारी प्रवृत्तियों के बारे में, जिससे आप उन ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न आते हैं, जो रचनाओं के नाम पूछे जाते हैं, जो प्रवृत्ति परक नाम पूछे जाते हैं, वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो इस दृष्टि से हमने यह प्रयास किया है कि कुछ ऐसी बातें आपको बताई जाए जिससे कि आप रिलेट कर सकें। जब भी आप द्विवेदी युग की रचनाओं को या उनके रचनाकारों के बारे में या कोई अन्य तथ्य पढ़ें, तो आपको थोड़े से आइडियाज़ रहें कि इस दौर में क्या हो रहा था, क्या लिखा जा रहा था। तो ये सारी बातें हम आपके लिए लेकर मौजूद थे। और आप चाहें तो हमारे नोट्स अवेलेबल हैं प्रिंट में भी और ई बुक के रूप में भी, जो आपको सुविधा हो। अब तक हमारी जितनी भी क्लासेस हैं उन सब का कलेक्शन एक बुक की तरह पूरा किया गया है, जिसमें उपन्यास, कहानी, प्रमुख नाटकों की व्याख्याएं जो कि परीक्षाओं में लगी हुई है, लगभग सारे शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सभी का व्याख्यात्मक हल और उनसे बनने वाले परीक्षाओं के प्रश्न, सारी चीज़ें उसमें हैं। साथ ही साथ वन लाइनर क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा रखे गए हैं ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।